सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। पाकिस्तान की सियासत पर तो बात होती रहती है, लेकिन कल साउथ एशिया और ख़ास तौर पर बांग्लादेश की सियासत के लिए काफ़ी अहम दिन है। कल बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना वाजिद पर दायर इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के केस में कल फ़ैसला ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सुनाएगी। और शेख हसीना पर इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का मुकदमा है। प्रोसिक्यूशन ने शेख हसीना के लिए सज़ाए मौत की दरख्वास्त कर रखी है। शेख हसीना वाजिद पर काफ़ी संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं। इन पर इल्ज़ाम है कि अगस्त 2024 में होने वाले एहतजाज को क्रश करने के लिए उन्होंने ताकत का बेदरीग इस्तेमाल किया। 1400 के करीब मुजाहिरीन को हलाक किया गया। इस फैसले के खिलाफ अवामी लीग ने मुल्कगीर लॉकडाउन का ऐलान भी किया। ढाका में आर्म्ड फोर्सेस को भी तैनात किया गया। आज कुछ मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया। और कल के फैसले के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर एहतजाजी सूरत हाल बन सकती है। क्या फ़ैसला आ सकता है? इस फैसले के बांग्लादेश की सियासत पर क्या असरात होंगे? भारत इस सारी सूरत हाल में क्या किरदार अदा करेगा, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, साबिक निज़ाम वज़ीर दाखिला सिंध हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करें। मुझे तो ये सब बहुत सिंबॉलिक लग रहा है कि जो भी फैसला है, आपको क्या लगता है क्या फ़ैसला आ सकता है? नहीं, देखें, एक तो बात ये है कि इनके बड़े वॉर क्राइम्स हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपनी इस अपराइजिंग जो हुई थी क्रश करने की कोशिश की है, दैट इज़ वेरी अनप्रेसिडेंटेड। अपने मुल्क के आप नौजवानों को जिस तरीके से 1400 लोगों को आपने शहीद किया, फ़ौज को और इस्तेमाल करना चाह रही थी और फिर तो इनको मौका नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से निकल के गई हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में ये इनको सज़ा तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक मिलेगी। और जिस तरह ये क्राइम इनका जो कोर्ट है और पुलिस ने भी ये इतराफ़ जुर्म किया है, जुर्म भी किया है और वहाँ जाके भी किया है, अपनी समझ सेफ हेवन में बैठी हुई हैं। बट मेरा ख्याल है कि इनको जो है वो मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगी सज़ाए मौत की। और लेकिन आना इन्होंने इंडिया से कोई नहीं है और इंडिया इसको बहुत एक्सप्लॉइट भी करेगा। इंडिया अपराइजिंग भी करवाने की कोशिश करेगा क्योंकि इनके अपने भी वहाँ काफ़ी इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं इनके इंडिया के, तो वो भी हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो ये यूनुस हैं, जो इनके चीफ एग्जेक्टिव हैं और पूरी कौम उनके साथ है, तो जो भी अपराइजिंग को बड़े पीसफुल तरीके से उसको कंट्रोल भी कर लेंगे और डिमांड करेंगे इंडिया से कि उनको हैंड ओवर किया जाए बांग्लादेश को, ताकि जो भी पनिशमेंट है उसके लिए, या वो अपनी सफाई में कुछ करना चाहती हैं जो वॉटेवर इट इज। लेकिन क्या उनके पास ऑप्शन अगर हो जाती है सजाए मौत, तो पॉपुलर ओपिनियन भी यही है, तो फिर वो कुछ कर सकती हैं? देखिए, मेरे ख्याल में अगर यहाँ से होती तो शी माइट बी एबल टू गो टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश। वहाँ जाके सजाए मौत के लिए अपनी मर्जी की पटिशन डाल सकती हैं। उनके पास ये एक ऑप्शन तो ज़रूर होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश की, जहाँ पर वो अपना केस लड़ सकती हैं। उसके बाद वटेवर वो डिसीजन होता है। फिर नेक्स्टली लास्ट इज़ द जो भी प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश है उनके बाद रहम की अपील भी जा सकती है, वो भी ऑप्शन है। बट उसमें उम्मीद है, कमी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पूरी कौम उनके बहुत ख़िलाफ़ है। और बहुत 1400 लोगों को मार देना अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, आई थिंक इट इज़ अनकॉल्ड फॉर, ये नहीं होना चाहिए। और अवामी लीग ने कल मुल्क भर में बांग्लादेश में लॉकडाउन का ऐलान भी कर रखा है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सिर्फ गिरफ्तारियों से लोग स्लो डाउन हो जाएंगे या दोबारा एक अनरेस्ट और क्योस दिख रहे हैं? कोशिश करेंगे, बट मेरा नहीं ख्याल कि ये इतने अवामी लीग की वो अब सपोर्ट नहीं रही है जो पहले होती थी। और इसलिए अब पूरी कौम जो है वो यूनुस जो हैं, जो इनके चीफ एग्जेक्टिव हैं, और उसके बाद जो बाकी मिनिस्ट्रीज़ हैं और फिर अवाम है, वो पूरी इनके साथ है। जब अवाम साथ होती है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी दब जाती हैं, इसलिए मेरा नहीं ख्याल को इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे। और लेकिन बीजेपी की सपोर्ट रही है, और भारत में भी जब इलेक्शन की फ़िज़ा होती है तो हर तरह के फैक्टर्स के साथ प्ले करते हैं, चाहे सिलेंडर के धमाके को पाकिस्तान की तरफ से अटैक कर देना या फिर बांग्लादेश की वो ठीक है, वहाँ पर उनका इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा, बीजेपी का वहाँ पर लोग भी हैं और वो कल्टिवेट भी हैं, अवामी लीग को भी वो सपोर्ट करते हैं। उधर से भी अभी इन्होंने पूरी प्लानिंग भी एक हफ्ते से कर रहे हैं, दे नो कि सदा क्या आनी है, तो उसको देखते हुए पूरी कोशिश करेंगे। बट आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने पूरी तैयारी की होगी और अननेसेसरी को ऐसी इतना ज़्यादा प्राइजिंग नहीं होने देंगे और ना कोई तोड़ फोड़ होने देंगे, ना इतने आवाम दिल से निकलेंगे। लेट मी टेल यू, जनरली पीपल आर नॉट हैप्पी। और जनरल इलेक्शन के जा रहा है बांग्लादेश और देखना। लेकिन ये कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान का बांग्लादेश के करीब जाना, फिर डिफेंस के हवाले से एक दूसरे से बात करना, फिर ये इस तरह की सज़ाओं का सामने आना।
एवॉल्व कर रहे हैं दोनों ममालिक रिलेशन वाइज? पाकिस्तान बांग्लादेश आई थिंक बहुत ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अभी हम ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। आपने देखा कि अभी हमारे नेवल चीफ गए हुए थे, उससे पहले हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे, और बहुत ज़्यादा हमारे वफद जा रहे हैं। ये उसके बाद हमारे आपस उनसे काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर अगर देखें तो हमने उनको इवन अपने पोर्ट्स उनको फैसिलिटेट किए जो इंडिया ने बंद किए हैं कि अब यहाँ से इंटरनेशनल मार्केट को अवेल करें, वो भी हमने उनको अलाउ किया हुआ है। तो इस लिहाज से बहुत बेहतर हैं, और पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी पूरी कैच भी करनी चाहिए। जितने हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे उतना हमारे लिए बांग्लादेश के अच्छे हैं। वी आर ट्विन ब्रदर्स हैं, उस लिहाज से बहुत बेहतर है आई थिंक। अच्छा, हिस्टोरिकली भी जब हमने देखा है कि किसी भी मुल्क के सियासी हुक्मरान को जब सज़ाए मौत दी जाती है फॉर एनी रीज़न, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, इवन पाकिस्तान में, उसका जो असर है वो बहुत लंबे अरसे तक रहता है उस वहाँ की कानून और सियासत पे। बांग्लादेश में आप इसके साथ कैसे देखते हैं? देखिए, बांग्लादेश ने जिस तरीके से अपराइजिंग हुई है और उनके ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार किया है, जिस तरीके से पूरी कौम खड़ी हो गई है, दिस स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ थिंग के लोग उनसे बहुत, इन्होंने बहुत नौजवानों को दबाया है, इंडिया के असर में ला के दबाया है। नरेंद्र मोदी ने जाके वहाँ कहा जी हाँ मैंने बहुत कुछ सपोर्ट किया है इनको, और पाकिस्तान ने मदद कर अलग करने मेरी बड़ी एफर्ट्स हैं, और वो एक किस्म में देवर टेकिंग इट एज बांग्लादेश, अपनी एक स्टेट उन्होंने इसको शो किया हुआ था। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, और वहाँ चाइना भी अब इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान भी चाह रहा है। तो आप देखें इंडिया को कितनी प्रॉब्लम है। उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान तजारत भी करना चाहता है। पाकिस्तान से अब हमारे आपके सामने कितनी उनकी बांग्लादेश टीम्स आ रही हैं, पाकिस्तान की पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, विच इज़ वेरी हेल्दी साइन। और इसके साथ ही उन्होंने उनके साथ तमाम समुद्री रास्ते के जी हम आपको पोर्ट नहीं देंगे, तो पाकिस्तान स्टेट में उनको ऑफ़र कर दिए। कराची पोर्ट अवेलेबल है, पोर्ट कासिम अवेलेबल है, आप जितना सामान लेकर आना यहाँ लाएँ और यहाँ से जितनी मर्जी दुनिया के मार्केट में लेके जाएँ। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को और कैश करना है, जितना कैश करेंगे उतना बेहतर है कि हमारे लिए बांग्लादेश के लिए अपॉर्चुनिटी है, इसको लेके हम दुनिया की मार्केट में जाएँ, इट्स मच बेटर। अब गिरी साहब एक और ज़ाविये से बात करते हैं। इस्लामाबाद में धमाका हुआ, वाना कैडेट कॉलेज में अटैक हुआ, DI खान में सिक्योरिटी एहलकारों पे हमला हुआ, और ये सब जिस बैकग्राउंड में हुआ है वो हम सब जानते हैं। बार बार पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं, और एक अनकॉल्ड थॉ है जो बार बार आ जाता है। पाकिस्तान बार बार कोशिश करता है, लेकिन अब इवेंचुअली, और मैं ख़ुद से भी ये कहती हूँ, मेरी पर्सनल ओपिनियन भी ये है कि आप वन गो में ख़त्म कर दें अगर TTA बॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन। क्या करेंगे हम अगर बार बार मुज़ाकरात? देखिए, बात यह है कि एक तो ये कि जो वाना पे अटैक है ना, दिस इज़ वेरी सीरियस। आई वुड से कि जैसे APS के बच्चों पे अटैक हुआ था और जिसने एक सानिया हुआ था, ये इस तरह का हो सकता था, बट पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने जिस प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया इसको, ये एक वाहिद एग्जांपल है कि एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। 550 बच्चे और 7 फैकल्टी मेंबर्स सबको बाहिफाजत निकाला, खुद हमारी कुछ आदतें हुई हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन आई फील कि ये पाकिस्तान के कैडेट कॉलेज पे बच्चों पर अटैक, ये पाकिस्तान पे अटैक है। द परपेट्रेटर्स, हैंडलर्स, एग्जीक्यूटर्स, प्लानर्स शुड नॉट गो अनपनिश्ड। आई स्ट्रांगली फील कि पाकिस्तान को, हमारे पास लोकेशन भी है, कौन लोग हैं, सब हमारे पास डिटेल हैं। आई एम श्योर कि हुकूमत पाकिस्तान मुसल्लह फ़ौज पूरी प्लान करके और उस वक़्त इनको सॉर्ट आउट करेंगे जब इनके बचने का रास्ता ना हो। अलॉन्ग विद दिस, नेचुरली इंडिया चाहेगा कि पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान की लड़ाई हो जाए, और दे विल द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री। तो हमें लड़ाई अपनी जगह पर है जो आपने परहेज़ करना है, लेकिन साथ नेगोशिएशन भी मस्ट कंटिन्यू। अमन को हम हर दफ़ा चांस देते हैं। तो अभी आपके सामने दोबारा तुर्किया की टीम है, आई थिंक इस्तांबुल में शायद मुज़ाकरात दोबारा हो जाएं, वो उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। फिर ईरान ने ऑफ़र किया है हेल्प करने के लिए, अमेरिका ने किया है, इवन रशिया ने कर दिया है। तो चाइना, पाकिस्तान आइडल शूट करता है, चाइना, ईरान और पाकिस्तान। दे हैव टू सिट, वर्क आउट, एंड देन अफगानिस्तान बी कॉल्ड एंड टेल, बिकॉज ये सबसे मैटर करता है। ईरान को इन्फ्लुएंस भी है अफगानिस्तान में, नॉर्दर्न साइड पर, पाकिस्तान का सदर्न साइड पर है, और इनकी आपस में भी अभी इंतशार हो रहा है। वहाँ कंधार ग्रुप और काबुल ग्रुप में भी लड़ाई काफ़ी हद तक हो रही है। अफगान अवाम को चाहिए कि वो खुद भी खड़े हों, वो अपनी मर्जी के रिजीम लेकर आए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ऑन अ सीरियस नोट, जब OBL का वाक़या हुआ या इजराइल
जाके कतर में वहाँ के कोई बिल्डिंग या वहाँ के टेलीविज़न चैनल पे अटैक कर दे, या ईरान जाए और 100 मिसाइल दाग दे। इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान को जो पता है कि उसके दुश्मन कहाँ बैठे हैं तो जाएं जाके मार दें, क्योंकि बाकी लोग अगर लिहाज नहीं कर रहे, बाकी ममालिक लिहाज नहीं कर रहे, तो व्हाट आर यू बी वेटिंग फॉर? हम नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। द प्रॉब्लम देखें, लिहाज इन द सेंस दैट जस्ट डोंट स्टॉप, जस्ट फिनिश देम देन एंड देयर। वी विल गो व्हेन वी आर श्योर लोकेशंस, पर्सन इन्वॉल्व्ड, हैंडलर्स, प्लानर्स, एग्जीक्यूटिव का वो क्लियर पता चल जाता है, उनकी लोकेशन, शहर। अभी इन्होंने ये किया है कि शहरी आबादी में चले गए हैं, ह्यूमन शील्ड्स के तौर पे घरों में घुस गए जाके, ठीक है। वी डोंट वांट टू अवॉइड कोलेटरल डैमेज। नंबर 1, हम अफ़गान अवाम के ख़िलाफ़ नहीं हैं। वी डोंट वांट कि उनकी मिज़ाज में इजाफा करें, बिकॉज उनका कोई कसूर नहीं है। ये सारा कसूर है अफ़गान तालिबान रजीम और TTP ख़ारजियों का, इलीजिटमेट गवर्नमेंट। लेकिन बिगर साहब, इसको हम पोर्शंस में करेंगे तो फिर हमारे अपने लोग, हमारा अपना भी तो नुकसान नहीं नुकसान होगा। अब नुकसान नहीं होगा। अभी तो पाकिस्तान इज़ ए हार्ड स्टेट। हमने न्यू नॉर्मल में डिसाइड किया है, जो पाकिस्तान पे एग्रेशन करेगा, वी विल बी वेरी अग्रेसिव, स्विफ्ट एंड डिस्ट्रक्टिव। वी विल नॉट टॉलरेट। इसी तरह DSP ने कहा कि अगर पाकिस्तान इंडिया करता है, वी विल गो इन द ईस्ट, कलकत्ता में जहाँ इनकी रिफाइनरीज हैं, वी विल गो एंड डिस्ट्रॉय अलॉन्ग विद द मिलिट्री टारगेट। लाइकवाइज इनके हम यही नुकसान करेंगे। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि एक प्लान करके जाएं, जहां हमने फायर परफेक्ट करना, नुकसान करना वो करें, प्लस नेगोशिएशन को भी ऑप्शन रखें। क्या ये हो सकता है कि एनी हाउ पाकिस्तान ये सोचे कि फ़िलहाल हम बात नहीं करना चाहते, फ़िलहाल हम इनका खात्मा करेंगे जब तक ये कंप्लीट? इंडिया विल बी द मोस्ट हैप्पी। सो हम वो भी काम करेंगे और अगर नेगोशिएशन भी करेंगे, जैसे हमने अभी क्या किया था। आप ये कह रहे हैं कि नेगोशिएशंस भी इंडिया के हक में नहीं जाती? नहीं, इंडिया के हक में नहीं जाती। देखें, हमने क्या किया था अभी, जब इन्होंने हमारी मुत्तकी इंडिया में थे, इन्होंने पाकिस्तान की कुछ पोस्टों पे अटैक किया, हमने इनकी 22 पोस्टों में कब्ज़ा किया, इनके टैंक पोजीशन उड़ाई, 200 के करीब ख़ारजी और ईरान ये अफ़गान तालिबान को हमने मारा। फिर पटकिया में गए, अंदर जाके हमने एयर स्ट्राइक की, 60-70 इनके ख़ारजी मारे, इनके कमांडर भी मार दिए। इन्होंने क्या किया, सफ़ेद झंडा लहराया, राइट। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की जी सीज़ फायर करें, लाइक हम इनको यही करेंगे, ठीक है। लेकिन साथ निगोशिएशन चलती रहे, खुद आएंगे ये, जब इनको भी ज़रा से मार पड़ेगी ना, देखेंगे कैसे भागेंगे मीडिएटर्स के पास कि जी पाकिस्तान से बात करें, हम लड़ना नहीं चाहते हैं। अगर हम चाहें तो आज इनकी हम लॉजिस्टिक्स बंद कर दें, आटा, चीनी, गंदम, उसके बाद फर्टिलाइज़र, अफ़गान ट्रांजिट बंद कर दें। व्हाट विल हैपन देन? सज़ा किसको मिलेगी? अफ़गान अवाम को। दैट वी डोंट वांट। वी वांट दोज इन्वॉल्व शुड बी सॉर्टेड आउट। ठीक, चाहे वो अफ़गान तालिबान हो, चाहे वो ख़ारजी हो, चाहे फितरत हिंदुस्तान हो, फितरत ख़ारजी हो, उनको मारें। बट अफ़गान अवाम के क्या दोनों तरफ पश्तून हैं, उधर अफ़गान पश्तून हैं, इधर पाकिस्तानी पश्तून हैं, दोनों के इंटर मैरिजेज हैं, उनको हम तकलीफ़ नहीं देना चाहते। सो वी आर वेरी केयरफुल। और इंडिया चाहता है कि हम शुरू हो जाए लड़ाई करें, तो हम विल नॉट लेट इंडिया फील हैप्पी। इस कॉन्टेस्ट में शायद यही वो एक डिप्लोमेटिक डिफरेंस है, या ये हमारे में ये फ़र्क है, पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से अलग करती है। वो ना एग्रेसिवली आप जो भी कदम चाहें उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया वगैरह साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब ने, और उनसे हम बात करेंगे चीनी के हवाले से। लग रहा है कि एक नया बहरान पैदा हो सकता है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने डेडलाइन दी है शुगर मिल्स की क्रशिंग शुरू करने की 15 नवंबर तक, लेकिन शुगर मिल्स मालिकान ने ये करने से मना कर दिया है। इससे किसान को क्या चैलेंजेस होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया महमूदुल हक बुखारी साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करें। इसका किसानों पर क्या असर होगा, और हम हर कुछ अरसे के बाद ये सूरत हाल देखते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया बतूल आपका और आपके चैनल का। ये आपको पता है कि आप बचपन से सुनती आ रही होंगी कि ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और ये भी आप सुनती होंगी कि जो पाकिस्तान के काश्तकार हैं, 70% आबादी जो है वो काश्तकारों पे है, और इस 25 करोड़ लोगों का जो पेट है वो किसान पालता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो आलमीन का रब है, पालता है, और उस पालने की ज़िम्मेदारी जो है वो किसानों को सौंपी है। अब सूरत हाल ये है कि आपको याद कराना चाहता हूँ कि
4 माह पहले जो शुगर मिल एसोसिएशन थी उन्होंने हुकूमत से रब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि हमारे पास चीनी मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट की इजाज़त दीजिए। बहरहाल चूँकि ख़ुद वो हुकूमत के अंदर बैठे हैं, हमारे वज़ीर आज़म की शुगर मिल्स हैं, हमारे जो सदर साहब हैं उनकी शुगर मिल्स हैं, हमारे जितने सियासतदान हैं उनकी शुगर मिल्स हैं, तो उन्होंने वो इजाज़त दे दी कि आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। उन्होंने ख्वाब दिखाए कि जी बड़े ज़र मुबादला आएगा, डॉलर की कमी है मुल्क के अंदर, और जनाब इजाज़त मिल गई। अब उसके बाद फिर अगला मरला आया कि जी ओहो चीनी तो कम हो गई, अब बाहर से और मंगाए। यानी अजब तमाशा बनाया हुआ है बतूल, इस मुल्क के अंदर ना कोई कानून है ना कोई ज़ाब्ता है, और कानून और ज़ाब्ते जो हैं वो आपके लिए और मेरे लिए। आप लोगों के साथ कोई रेट तय हुआ था? नहीं, वही मैं आपको वो कहानी बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ अपने अपने पाकिस्तानियों को भी कि मसला है क्या मसला। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो है वो हुकूमत के साथ उस दौरान एक मुआहदा किया, और मुआहदा ये किया कि 1 नवंबर को हम शुगर मिल्स चलाएंगे। यानी 4 माह पहले जब हुकूमत ने चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी शुगर मिल मालकान को, तो उस वक्त मुआहदा हुआ और 2 पॉइंट एजेंडा। एक ये है कि चीनी का रेट नहीं बढ़ेगा, जो चीनी का रेट उस वक्त 160 रुपये 64 रुपये था, और दूसरा उन्होंने कहा जी कि 1 नवंबर को हम शुगर मिल चलाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए, आपने मुझसे पूछा है कि अब किसान तो रुल गया, गन्ने की फसल जो है वो तैयार है और उसके मसाइल हैं किसान के। इस वक्त जो है केन कमिश्नर पंजाब ने जो वो ऑर्डर्स किए हैं और शुगर केन पॉलिसी के मुताबिक किए हैं, और उन्होंने कहा है कि जी आप शुगर मिल चलाएं, और उन्होंने जवाब दे दिया। यहाँ से आप देखिए कि हुकूमत की क्या रिट है। अगर आम पब्लिक के ऊपर जब जो है वो इदारे किस तरह से धावा बोलते हैं और किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि इस इकदाम से आपको 102 अरब का नुकसान होगा किसान कम्युनिटी को, इसकी वजह? बिल्कुल, मैं बतूल आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आम आदमी ये नहीं समझ पाता कि इशू है क्या। देखिए, एक वक्त के ऊपर नहीं चला रहे, उससे आपकी गंदम जो है वो बुरी तरह, पहले किसान जो है वो गंदम बीजने के ऊपर आमादा नहीं है किसान, और अब फिर और लॉस होगा कि जो मोटी गन्ना होता है, यानी जो 3 साल का गन्ना होता है, 2 साल का गन्ना होता है, उसको ख़त्म करके किसान वहाँ पे गंदम बीजता है। अब इनका ये प्लान है कि हम इसको लेट करें, और लेट करने से किसान को नुकसान होता है, पानी गन्ने का सूखता है, शुगर कंटेंट बढ़ता है, चीनी जो है वो ज़्यादा बनती है, और शुगर मिल वालों को फ़ायदा होता है। यानी इनको ये एहसास नहीं है, खुदा का खौफ नहीं है कि जो एक किसान है वो पूरा साल उसके ऊपर मेहनत करता है। बिल्कुल, ये जो मेरी बात जी, मैं सिर्फ एक नुक्ता ऐड करना चाह रही हूँ कि देखिए ये भी रिपोर्ट हुआ है कि 7 लाख टन चीनी महंगी फ़रोख्त की जा सकती है और 15 अरब रुपए जा सकते हैं ये जो शुगर मालिकान है इनकी जेब में। तो आपकी बात हुई है कि देखिए, 1 रुपया जब बढ़ता है, 1 रुपया चीनी का जब बढ़ता है तो 5 अरब रुपए का जो है वो इनको फ़ायदा होता है शुगर मिल वालों को। आप अंदाज़ा लगाइए कि आज चीनी 230 रुपए को छू गई। आपका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कोयटे के अंदर 30 और 40 रुपए में है, और 220 रुपए आपको अभी आप भेज दें किसी अपने प्रोड्यूसर को, तो जाके मार्केट से लेके आएगा, तो वो फ़ायदा भी सब इनको, फिर जो इन्होंने एक्सपोर्ट की वो फ़ायदा भी इनको। क्या इनको कोई खुदा का खौफ नहीं है? क्या किसानों के बच्चे नहीं हैं? क्या किसानों की अपनी ख्वाहिशात नहीं हैं? क्या किसान जो है वो उसको अच्छा इलाज नहीं चाहिए? किसान के बच्चों को तालीम नहीं चाहिए? अब मतलब मेरे मुल्क में हो क्या रहा है? मैं कहता हूँ कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आपके मीडिया के तवज्जुह से कि मैं तिलाशे गुमशुदा का एक इश्तिहार देना चाहता हूँ कि हुकूमत कहीं है तो हमें दिखाइए। आपकी किसी से बात नहीं हुई है? आप रिप्रेजेंट करते हैं किसानों को, आपके अरबाब इख्तियार में किसी से बात? हमें तो बतूल ना पाकिस्तानी समझा जाता है, हमें तो उजड़ और गवार के नाम से जो है वो पुकारा जाता है। किसी इदारे में किसान की कोई इज्जत नहीं है।
आप क्या कहती हैं? ये इसी किसान के दम से आपकी सारी शहर की रौनकें हैं। आप जो आपने और मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं ये कॉटन की वजह से है। आज हम जो है वो मिठाई खाते हैं, बेकरी का सामान बनाते हैं, सारी ये चीनी की वजह से। ये वजाहत करें कि अभी आई होप आपका मसला हल हो, क्योंकि आपको बुलाया इसलिए ताकि इस मसले के बारे में बात की जाए और आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए गवर्नमेंट तक। लेकिन अभी अगर ये क्रशिंग सीज़न शुरू नहीं होता और फैक्ट्रियां नहीं चलती तो आपकी जो अगली फसल है उसको उगाने में भी आपको वक्त लग जाएगा। उस चैलेंज के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, उसका नुकसान होगा। एक तो गंदम आपकी जो है वो अगला बहरान आपके सामने खड़ा है कि गंदम जो है वो उसकी काश्त नहीं हो सकेगी। उस वैसे भी किसान नहीं कर रहा क्योंकि गंदम के अंदर भी किसान को नुकसान हुआ। जो 3900 रुपये रेट बता के हुकूमत ने और 200 और 1800 रुपये में किया, और फिर किसान के पास जो है वो जब अगली फसल बीजने के लिए पैसे नहीं होंगे। मुझे ये बताया जाए ना कि क्यों लेट कर रहे हैं। अच्छा, और अच्छा एक बतूल कि वो कह रही हैं कि उनके पास वाफिर इकदाम में मिकदार में है चीनी। अगर वो ये कहते हैं तो नहीं, ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि पिछले साल 6.5 लाख टन स्टॉक मौजूद था तो शुगर मिलें चल गई, और इस वक्त जो है वो 3 लाख टन 3.5 लाख टन जो है वो स्टॉक चीनी का है। तो अब तो अशद ज़रूरत है, ये उससे भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इनको ना मुल्क का कोई जो एहसास है, ना इनको किसानों का एहसास है। इन्होंने सिर्फ अपने पेट आगे रखे हुए हैं। वो कुरान कहता है ना, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। इन्हें माल की कसरत ले डूबी हत्ता कि ये कब्रों के अंदर जा पहुँचे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह शुगर केन पॉलिसी कहती है कि अगर एक दिन लेट करें तो 50 लाख रुपए जुर्माना यौमिया इनके ऊपर होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं हुकूमत वक्त से कि जब आवाम को मारना हो तो आप उसको मार के कुचल के निकल जाते हैं। क्या इन उमरा को कोई पूछने वाला है? क्या इन जो ताकतवर लोग हैं इनको कोई पूछने वाला है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फ्लड डिजास्टर्स के बाद तकरीबन 3.26 ट्रिलियन का नुकसान हुआ एग्रीकल्चर इकोनॉमी को। रीढ़ की हड्डी तो है, लेकिन जो रीसेंट मुसीबत देखी पाकिस्तान ने, उसके बाद सालाना ओवरऑल दुनिया में जो यूएन की तरफ से भी रिपोर्ट्स हैं और बाकी भी $99 बिलियन का नुकसान हुआ है। 9 मिलियन लोग पाकिस्तान में मुतासर हुए हैं। 8,49,000 हेक्टर ज़रई ज़मीन मुतासर हुई है। लेकिन जिस वक्त सैलाब था उस वक्त भी गवर्नमेंट कही थी कि वो ऑलरेडी पोस्ट फ्लड इशूज़ पे काम कर रहे हैं। तो आप इससे मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मुतमईन। आप मुझे बता दें कि क्या किया है हुकूमत ने। अब लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपना वहाँ मुंतकिल हो रहे थे जो, और उसके बाद जो है वो हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। ये ज़रिए एमरजेंसी का ऐलान वज़ीर आज़म साहब ने किया, उसके ऊपर क्या किसानों को मिला? कुछ भी नहीं किसानों को मिला। और हमने मुतालबा किया था कि आप जो बिजली के बिल जो है वो माफ़ कर दें। हमने मुतालबा किया था कि आप जो है वो जो खाद है वो फ्री दें। हमने मुतालबा किया था बीज फ्री दें। आप डीजल के जो है तो रेट्स कम करें, उसमें से टैक्स खत्म कर दें। क्या मिला आपको अभी तक? कुछ भी नहीं मिला। क्या मिल रहा है? सिर्फ वादे हैं, जो है बातें हैं, वो मीडिया के थ्रू हम सुन लेते हैं। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बड़ी बड़ी की जाती हैं, तो लेकिन अब तो कोई नहीं आया मैदान में। आए ना, करें शुगर मिल वालों के खिलाफ बात करें। क्यों नहीं करते? क्यों लब खामोश है? क्यों हमारे हकूक़ के लिए नहीं बोलते? आपको अंदाज़ा नहीं है हम कितने कर्ज में हैं। 21 लाख एकड़ पे तकरीबन जो है वो गन्ना काश्त है पंजाब के अंदर, और लाखों एकड़ सिंध के अंदर जो है। सिंध की हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया। वहाँ मुराद अली शाह साहब दावे देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, और इनके आप दावे देखें तो दावे हैं। तो अब अभी आपके पास ऑप्शन क्या है मीडिया पे आने के अलावा? आप देखें ऑप्शन तो चल रही है, तो अब ये है कि हम सड़कों पे निकलेंगे, हमें मारें, गोली मारें, हमें कोई एक दफ़ा ही बम मार के मार दें। आप यकीन करें हमारे जो इस वक्त हालात हैं, ना घर के हालात अच्छे हैं हमारे, ना बच्चों के हालात अच्छे हैं, ना उनके तन पे ढंग का कपड़ा है। मैं ये कहता हूँ कि ये हमारी वजह से सनत चलती है। कॉटन होती है तो टेक्सटाइल चलती है, अगर गन्ना होता है तो शुगर मिल चलती है। गवर्नमेंट ने कुछ अर्सा पहले ये दिया था कि बराह रास्त सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी, बल्कि एक मंसूबा है। वो मंसूबे से भी आप मुतमईन नहीं? नहीं, गलत है ना वो उसके ऊपर तो अमल नहीं हुआ। इन्होंने फ्री मार्केटिंग का कहा, और फ्री मार्केटिंग का मकसद ये था कि ये फिर ये रोटी का रेट ना मुकर्रर करते।
आप देखें ना, गंदम से आटा बनता है, आटे से रोटी बनती है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी कि फ्री मार्केटिंग है, और जब मार्केट में रेट ऊपर जाने लगा तो वज़ीर पंजाब ने जो है वो 3000 का नोटिफिकेशन कर दिया। भाई फिर हमारा मुकद्दर या हमें 2000 मिले या हमें 4000 मिले, फिर वो जो भी मिलता वो हमारा मुकद्दर था। इन्होंने वहाँ भी हमें मारा है। आप ये देखें कि 2200 अरब रुपए का जो है उनके अंदर जो लॉस हुआ है। आज ये जो शुगर मिल वालों से कहता हूँ कि आप किसानों को मत मारिए, वरना आपकी ये सनत जो है ये लोहे का ढेर है। बहुत शुक्रिया आप बुखार प्रोग्राम में जो ज्वाइन कर रहे थे। गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पे इसका नोटिस ले, क्योंकि पहली दफ़ा नहीं है कि ऐसे कोई स्कैंडल सामने आए हैं। होर्डिंग या ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, कहा जाना कि फ़लाँ चीज़ मत तो मंगवाएं, वो तो एक्सपोर्ट की जा सकती है, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू सी अ क्राइसिस के गंदम भी नहीं और चीनी भी नहीं है। डेफिनेटली इसका वज़ीर आज़म को नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मेजर्स रिगार्डिंग पोस्ट फ्लड हेल्पलेसनेस। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद, और इस वक्त मुझे ज्वाइन करें शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब ज्वाइन करने के लिए। कुछ मईशत के हवाले से बेसिक सवालात हैं जिनके जवाबात लेना इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमत ये अब दावा करती हुई दिखाई दे रही है कि सस्टेनेबल स्टेप्स लिए जा रहे हैं ओवरऑल इकॉनमी को लेके। एशिया ने सफ़र किया 47% पार्ट ऑफ इट जो फ्लड्स देखे हैं, और पाकिस्तान में इसका हिस्सा इतना है कि 9 मिलियन लोग पाकिस्तान के अंदर से इफ़ेक्ट हुए हैं। ये यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और सर कुछ देर पहले ही हम किसानों के रिप्रेजेंटेटिव से अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है जिस तरह से एग्रीकल्चर को लेके स्टेप्स लिए गए हैं फ्लड के बाद। आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बुनियाद ये है कि जो सैलाब या फ्लड आए थे उससे पहले मईशत गैर मुस्तहकम होना शुरू हो गई थी। ये स्टेट बैंक के आदाद शुमार हमें बता रहे हैं और हुकूमत के आदाद शुमार बता रहे हैं। सियासी बयानात बिल्कुल अलग चीज़ होती है। तो ये बता दूं कि साल के तौर पर आप जून से अगर देखते हैं अब तक, तो जो महंगाई है वो 3% से दुगनी होकर 6.2% अफरात ज़र। आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसका तो उससे कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। उसमें हुकूमत के मुताबिक, स्टेट बैंक के मुताबिक 20% गिर, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है। अजीब बात ये, मगर जो चीज़ बहुत हैरानगी की है वो ये है कि बरामदात गिर रहे हैं और तरसीलात बढ़ रही हैं। तो अजीब ये है जो हैरान कन कि जो आदाद शुमार अभी मेरे सामने आए हैं स्टेट बैंक के, पाकिस्तान की तारीख में बहुत ही कम ऐसा है कि हमारा बजट खसारा ना हो, कि फाजिल बजट हो जाए। ये कौम को हैरान होने की बात होगी कि 3 महीने में 2120 अरब रुपए का फाजिल बजट दिखा दिया आपने। हमारे तो सारी हमारा मसला ये है कि बजट खसारा है, तो ये तो 120 तो है बिलियन 3 महीने का, ये तो मसला ही है, ये तो बरकरार नहीं रहेगा। उससे ये है कि आपने तरक्याती अखराजात में ज़बरदस्त कटौती कर दी, फिर रोजगार नहीं आएगा, मईशत ग्रो नहीं करेगी। ठीक, फिर पंजाब में मिलके जो तकरीबन 80 अरब रुपए का फाजिल बजट कर दिया, यानी जो से NSC वार्ड के तहत मिले थे, जो सूबे शोर कर रहे हैं कि जी हमारा मारा जा रहा है, तो जो पैसे मिलते हैं वो खर्च नहीं कर रहे हैं और वो हुकूमत वापस कर रहे हैं प्रैक्टिकली कि बजट गिर जाए। ऐसा होता नहीं है। अगर जो चीज़ बड़ी है की है, स्टेट बैंक ने मौका दिखाना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताऊं, हमारे पहले गवर्नर थे स्टेट बैंक के, बहुत ही काबिल और बोल्ड आदमी थे। तो जब स्टेट सत्ता हुआ तो कायदे आज़म तशरीफ लाए थे, और कायदे आज़म का स्टेटस था आपको भी पता है कि हेड ऑफ द स्टेट से बहुत आगे था। लेकिन उन्होंने कायदे को एड्रेस करके कहा कि जनाब मेरा काम मुनाफा कमाना नहीं है, अब मेरा काम है रेगुलेट करना है और कोई पॉलिसी में इंटरफेयर ना करे, कोई ना करे। मतलब ये, लेकिन आज ये हुआ कि जनाब पॉलिसी भी हुकूमत के बन रही है और स्टेट बैंक ने जबरदस्त मुनाफा दिखाया। तो ये तो कायम नहीं रहेगा। आपको आज बता रहा हूँ कि जून से पहले ये कई हज़ार अरब रुपए मनफी हो,
ठीक, तो सवाल शायद ये साहब पैदा होता है। जी शायद साहब एक और सवाल ले लीजिए, क्योंकि हमने मुख्तलिफ पैराए में आपसे जवाब चाहिए। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के मुताबिक शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन 4.1% इंक्रीज़ कर गई है, जिसमें एडिबल ऑयल और शुगर शामिल है, और डोमेस्टिक मार्केट में इसका इन्फ्लुएंस आएगा। ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म ही रहेगी, या ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है? देखिए, महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो रहा है। अभी महंगाई और बढ़ेगी। उसकी वजह यह है कि एक तो आपका जो है सप्लाई का मसला है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी बदस्तूर हो रही है। मगर अगर मईशत गिरो नहीं कर रही, पाकिस्तान की मईशत शरह नमू है बहुत कम है, तो अगर मईशत गिरो नहीं कर रही और डिमांड ज़्यादा है, बाहर से आप 40 अरब डॉलर सालाना की जो रेमिटेंसेज आ रही हैं, सारी पेमेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल मार्केट में पैसा आ रहा है, तो जिन लोगों के पास पैसा आ रहा है वो खर्च भी कर रहे हैं, तो डिमांड बढ़ रही, सप्लाई जो है वो कम है, और ज़ख़ीर अंदोज़ी बदस्तूर जारी है, स्मगलिंग भी जारी है। तो खौफ ये है, और फिर पेट्रोलियम आपने पेट्रोलियम लेवी भी दिया है। इसका मतलब ये होगा कि अभी महंगाई जो जून में 30% थी, अब 6.2% है। हम देखेंगे कि एक आध महीने में 10% चली जाएगी। और हुकूमत का ये सोचना होगा कि अगर आपको रोजगार भी और महंगाई भी बढ़ रही है, ये आमदनी भी नहीं, और बैंक्स जो हैं, आपको मैं हैरान हूँ, फिगर देना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता चला कि मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। बैंकों में जो खाते हैं सिटी बैंकों के, वो है नफा नुकसान में शर्त। मैं इंटरेस्ट बेस्ड बैंक की बात कर रहा हूँ। तो मई 24 में 100 रुपये पे 20 रुपये मुनाफा दिया था, मई 2024 में। उसके बाद बैंकों का मुनाफा बढ़ गया, उन्होंने 20.2 को कम करके 9.5% ले आए। यानी आदमी जिसका 1 लाख रुपए था, उसका मुनाफा आधा रह गया। बचतों पे भी गिरा दिया आपने, बहबूद में भी गिरा दी, बेवाओं मतलब वो भी, शोधा को भी। तो मेरा कहना ये, आमदनी घट रही है, चीजों के नर्ख बढ़ रहे हैं, तो फिर डिमांड एंड बाहर से पैसा आ रहा है, तो ये सारी डिस्टर्ब कर रहा है। क्योंकि रेमिटेंस, ये हम वाहिद मुल्क है चंद जिन रेमिटेंसेस बढ़ रही है, साथ गिर रही है, ये खौफ आता है। लेकिन शायद साहब एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ये भी कह रही है, कि टैक्स एवेजन को लेके सख्त इकदाम करेंगे। इनफैक्ट वज़ीर आज़म वीकली इसकी रिपोर्ट ले रहे होते हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट के काबू में बिल्कुल भी नहीं आ रहे, जैसे टोबैको और दीगर से कुछ और सेक्टर्स हैं। तो अभी गवर्नमेंट के पास होमवर्क है टैक्स एवेजन रोकने का। बार बार FPR को रिफॉर्म करने की बात करते हैं, लेकिन मसाइल अपनी जगह पे कायम रहते हैं। बात ये थी, हमारा सिर्फ एक है, सिर्फ एक मसला, दो मसले नहीं है हमारा मसला ये है कि हुकूमतें, मैं सिर्फ हुकूमत की बात नहीं कर रहा, उनकी पॉलिसी ये होती है कि ताकतवर तबकों को मराद दी जाए, आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डाला जाए, GST, पेट्रोलियम लेवी, बिजली के नर्ख, गैस पेट्रोल के नर्ख, तरक्याती खर्चात में कट कर दी जाए, और तालीम की मद में रकूम कम मुख्तस की, और सेहत की मद में कम मुख्तस की जाए। मैं आपको 2 फिगर दे। पहली बात ये थी, जो इंसानी वसाइल की तरक्की है, इंसानी वसाइल की तरक्की, उसमें पाकिस्तान का नंबर है 138 आउट ऑफ 193। यानी अगर मैं इसकी वजाहत कर दूं, सब सहारा अफ्रीका के जो ममालिक हैं और अफगानिस्तान, इसके अलावा दुनिया भर में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इंसानी तरक्की के लिहाज से पाकिस्तान सबसे निचले दर्जे पर है। अफगानिस्तान सब सहारा, ये बात हैरान कुन है, इस्लामी जमहूरिया हमारी। तो दूसरी है, 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। वो हालांकि कहता है कि 5 से 16 साल के बच्चों को लाजमन मुफ्त तालीम है, और मुफ्त तालीम देनी है, लाजमी देनी है। तो आप तालीम का नहीं रख रहे हैं, तो ये 26 मिलियन बच्चे तो अगले 50 साल में भी स्कूल नहीं जाएंगे। बिल्कुल। शायद साहब एक और सवाल है आपसे। वैसे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि अगर सस्पेंशन होती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ट्रेड की, तो उसका नुकसान ज़्यादा अफगानिस्तान को होगा, क्योंकि उनको समंदरी रास्ता पाकिस्तान से चाहिए, और अगर वो पाकिस्तान की मेरी टाइम सिक्योरिटी इंडिया के साथ एनी हाउ इफेक्ट करेंगे तो उनका अपना ही नुकसान है अदरवाइज़। लेकिन जो एब्रप्ट सस्पेंशन होती है, उसमें कुछ तो पाकिस्तान के स्टेक्स भी होंगे। तो ये जो एब्रप्ट सस्पेंशन है, KP के रास्ते के थ्रू ट्रेड बंद होना, रास्ते बंद होना, ये कैसे इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करेगा KP में? देखिए, आपने बहुत ही अहम सवाल है। बात ये थी कि अफगानिस्तान में जो हुकूमत है, उनका कंट्रोल नहीं है उनकी तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर।
दूसरे के भारत के साथ उनका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, और भारत ये चाहता है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो और फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जवाबी हमले करे दहशतगर्दों के ठिकानों पर, उससे हमारे ताल्लुकात खराब हों। ये है भारत की स्ट्रेटजी। तो हमारे जो सफारतकार, हमारे जो सिक्योरिटीज के इदारे हैं, ये समझना है कि भाई देखिए भारत दुश्मन है और रह तो, लेकिन हम एक पड़ोसी मुल्क को कोशिश करें, वो हक पर नहीं है, भारत के इन्फ्लुएंस में है, और जो उनके तहरीक तालिबान पाकिस्तान और स्टेट खुरासान वगैरह वो जो वहाँ पर दहशत कर रहे हैं, वो उनसे टकराना नहीं चाहते, उनकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं हमारी। लेकिन सलामती के लिए अगर तिजारत को बंद करना होता है आर्जी तौर पर, तो सलामती नंबर 1 है, तिजारत नंबर 2 है। बहुत शुक्रिया। शाहिद हसन सदीकी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। के लिए इतना ही, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।